हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो कि वो उन लड़कों के लिए सूटेबल है जो लोग जस्ट 12th पास आउट हुए हैं बायोलॉजी ग्रुप से या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन की और वो तलाश कर रहे हैं अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में, एक ऐसे ही कोर्स के बारे में जो कि उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वो है डी फार्मा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, किस लिए होता है, किसके लिए होता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, ये हर चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्जाम होता क्या है। तो डी फार्मा मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए ये होता है ये कोर्स। और ये एक 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल की स्टडीज के लिए होता है। और ये रिकॉग्नाइज्ड होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई से। ठीक है। और इट इज अ गेटवे टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री के लिए एक गेटवे है। और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स नहीं है, 2 साल का कोर्स है और ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ओके। बात करते हैं कि अबाउट द एग्जाम। तो इट इज एन स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हर स्टेट के लिए ये अपना, हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पर ये एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। और ये कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग स्टेट बोर्ड से और यूनिवर्सिटीज, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक है। हेल्ड एनुअली फॉर एडमिशन टू डी फार्मा प्रोग्राम्स। एनुअली, साल में एक बार डी फार्मा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कई सारे स्टेट बोर्ड्स, कई सारी यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। यह एक कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्मेट होता है। ये डिपेंड करता है आपके उस बोर्ड पर या फिर उस यूनिवर्सिटी पर। ठीक है। और इस एग्जाम के जरिए आपका जो साइंस में नॉलेज है, उस सब्जेक्ट में नॉलेज है या फिर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, उस चीज को टेस्ट किया जाता है। ओके। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम। एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि इट इज अ मैंडेटरी फॉर डी फार्मा एडमिशन इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, एक मान्यता प्राप्त संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। ओके। और ये इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन में। इस एग्जाम के जरिए केवल वही लड़के फिल्टर्ड आउट होकर एडमिशन ले पाते हैं जिनमें क्वालिटी होती है, जिनमें टैलेंट होता है, ठीक है, जो काबिल होते हैं। इसके अलावा इट इज एन स्टैंडर्डाइज्ड स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। एंड इट इवेलुएट्स कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड फॉर फार्मेसी प्रोफेशन। ये भी चेक करता है कि जो कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड है वो फार्मेसी प्रोफेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन। ये जो एक मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, मेरिट के बेस पर एडमिशन लिया जाता है, उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को। ओके। बात करते हैं, अब बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद, कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपके पास होता है वो होता है रिटेल फार्मासिस्ट का। आप एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। ओके। फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप काम कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, प्रोडक्ट सुपरवाइजर के तौर पे काम कर सकते हो, हेल्थ केयर कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते तो आप खुद की अपनी एक मेडिकल स्टोर, एक अच्छी मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हो, उसके आप ओनर हो सकते हो, क्योंकि आपका डी फार्मा सर्टिफिकेट आपको इसके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है मेडिकल स्टोर के ओपनिंग के लिए। ओके। जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज है डी फार्मा के बाद, उसके बारे में बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 22-25,000 पर मंथ की होती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट की जो रिटेल फार्मेसी होती है वहाँ पर आपका 15-20,000 पर मंथ का होता है। फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं वहाँ पर आपको 18-30,000 पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। जो हॉस्पिटल में आपके सेटिंग्स हैं, हॉस्पिटल के जो चेन्स हैं वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सेम 80-25,000 पर मंथ की आपकी सैलरी मिल सकती है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप अपना करियर बनाते हो तो आपका 15-25,000 प्लस इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं, आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आपका ओन फार्मेसी बिजनेस है तो इसकी अर्निंग आपकी वेरिएबल हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कैसी है,
क्वालिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। ओके, बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए डी फार्मा, एज ए फार्मासिस्ट आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले होता है कि डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन। आप मेडिकल मेडिकेशंस जो होते हैं उनके डिस्पेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो ड्रग इन्वेंट्री है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, और ठीक है, मेडिकेशन के बाद, दवा देने के बाद पेशेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हो, वो आपको करना पड़ता है। फिर आप जो फार्मेसी के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। और जो स्टोरेज होती है मेडिसिन की, जब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को आप ज्वाइन करते हो तो उनमें जो प्रॉपर स्टोरेज होती है मेडिसिन की वो आपको इंश्योर करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको असिस्ट करना होता है, ओके। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है आपको, और प्रिस्क्रिप्शंस जो जितने भी होते हैं डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करना होता है, उनको देखना होता है, समझना होता है और अकॉर्डिंगली काम करना होता है। ओके, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। डी फार्मा में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास 10th+2, यानी कि 10th+2 या इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और वो भी किसमें, पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। ओके, मार्क्स की बात करें तो आपके पास 45 टू 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तब आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, जो एज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 17 ईयर्स है, कम से कम 17 साल एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स है। हालांकि ये बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं, आपके पास एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर आपकी आइडेंटिटी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपको बनवाना पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर बोर्ड में जहाँ पर कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर एक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के में जो आपके मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आप मेरिट लिस्ट में आप सेलेक्टेड होते हो तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, ठीक है। फिर काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग कराई जाती है, सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉट किया जाता है, और फिर फीस पेमेंट की जाती है और एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। आपकी सीट अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू द मेरिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल, फिर आपका फीस पेमेंट और एडमिशन लिया जाता है। यही प्रोसेस होता है सिलेक्शन का डी फार्मा में के कोर्स में एडमिशन के लिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम के क्या पैटर्न होते हैं। तो टोटल जनरली जो एग्जाम होता है वो 100 टू 120 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 100 टू 120 के, और जो ड्यूरेशन होता है 2 to 3 आवर्स का होता है, डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पर। ओके, मार्किंग स्कीम जो होती है वो +4 होती है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है जनरली -1 की होती है, यानी कि एक करेक्ट आंसर पर आपका +4 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी -1 की, एक गलत जवाब देने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। ओके, जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो 120 क्वेश्चंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो वो होता है कि फिजिक्स से आपके 25 टू 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो केमिस्ट्री होती है आपकी वो 25 टू 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी या मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच 25 टू 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो जनरल नॉलेज होता है, जीके होता है, वो 15 टू 20 क्वेश्चंस के होते हैं, और इंग्लिश आपकी 10 टू 15 क्वेश्चंस की पूछे जाते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन एक स्किल इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, तो इंग्लिश पर अपने फोकस स्पेशली रखा करें, एडिशन टू द योर सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश पर भी आपको फोकस करना होगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, कि जो आप पूछे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स होता है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो आपके क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में से आ सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो डी फार्मा के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मेनली आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर आपके जो जूलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक बॉटनी से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश की। तो इसमें आपके करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंप्रेhension से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके,
अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको 6 मंथ का स्टडी प्लान आपको रेडी करना होगा। 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ काफ़ी होते हैं। ठीक है। फिर आपको जो फोकस करना होगा स्पेशली वो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन पर फोकस करना होगा। एनसीईआरटी की बुक्स जो हिंदी में आती हैं वो भी, जो इंग्लिश में आती हैं वो भी, जो आपके मतलब ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपने पढ़ाई की हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और फिर आपके जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उनको, जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जो आपके नोट्स होने चाहिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाले नोट्स नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट वाले नोट्स होने चाहिए। तो आप कंसाइज नोट्स बनाएंगे। और आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका रेगुलर रिवीजन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेगुलरली आपको चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। ठीक है। आज जो पढ़ लिया कल रिवाइज करिए, कल जो पढ़ लिया 1 हफ्ते बाद रिवाइज करिए, 1 हफ्ते बाद जो पढ़ा 1 महीने बाद रिवाइज करिए। रिवीजन करते रहिए। ठीक है। चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी। बात करते हैं रेफरेंस मटेरियल्स की। क्या ऐसे बुक्स होने चाहिए जो कि मतलब एज ए कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए 11th एंड 12th की। ठीक है। उस बोर्ड की जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की हुई है, उस मीडियम से, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं। ठीक है। जिस स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हो उस स्टेट के स्पेसिफिक अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम की गाइड है तो उसको आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने, पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए आपके पास। ये 4 किताबें आपके पास तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको बहुत ही फायदा पहुंचा सकते हैं, जो कि आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स होते हैं। ये मटेरियल्स आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर सेलेक्ट करने चाहिए, जो आपको टू द पॉइंट नॉलेज दे सकें। ठीक है। कुछ आपके यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, आपके मॉक टेस्ट सीरीज हो सकती हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइड्स भी हो सकती हैं। इनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। बात करते हैं डूज एंड डोंट्स। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डूज की, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट अर्ली प्रिपरेशन। जितना ही जल्दी आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। अचानक से अगर लास्ट मोमेंट पे आपने तैयारी की तो भागा दौड़ी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी याद करने के लिए, लेकिन आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अर्ली प्रिपरेशन करिए। ठीक है। इसके अलावा फॉलो स्ट्रक्चर्ड रूटीन। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करिए। ऐसा कि नहीं कि आपको एक दिन पढ़ाई करनी है, 2 दिन नहीं करनी है, फिर 3 दिन करनी है, फिर 10 दिन नहीं करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में मतलब किस टाइम आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। फिर आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। रेगुलर ब्रेक्स में तो हर 50 मिनट बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। बात करते हैं कि आपको हेल्दी रहना है। ठीक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा, आपका ब्रेन भी हेल्दी नहीं होगा, आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है। रेगुलरली आपको इन चीज़ों को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ओके। अब बात करते हैं डॉन्ट्स, हमें क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कि आपको लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करनी है। जो लास्ट मिनट की क्रैमिंग होती है ना, मतलब कि आग लगने पर कुआं खोदना, वो वाला काम नहीं करना है। इसलिए आप प्रिपरेशन जितना ही जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। स्किपिंग टॉपिक्स, अक्सर हम देखेंगे कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी सेक्शंस हैं हम उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, उनको पढ़े ही ना। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है। इसके अलावा इरेगुलर स्टडी पैटर्न हमको नहीं रखना है। ठीक है। हमारा जो पैटर्न होना चाहिए स्टडी का वो बहुत ही रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। डेली हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ाई करनी है तो करनी है, हमारा ये फिक्स रूटीन होना चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग पढ़ाई में इतने डूब जाते हैं कि अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और उस जब आप हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हो, आप बीमार पड़ जाते हो, आपकी हफ्ते भर 2 हफ्ते भर की पढ़ाई नहीं हो पाती है, चीज़ें छूट जाती हैं, वही आपको नुकसान देता है। ठीक। तो हेल्थ को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और एक सबसे खास बात जो मैं कहने जा रहा था कि फॉलोइंग टू मेनी रिसोर्सेज, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत यूज करिए। कुछ ही रिसोर्सेज थोड़ा ही यूज करिए, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। ओके।
बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक है? तो आपको टॉपिक वाइज शेड्यूल अपना बनाना होगा, ठीक है? और मेमोनिक्स को यूज़ करना होगा कि आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है? कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करना होगा और हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको मेंटेन करना होगा। कुछ आप स्टडी ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं और जो आपके वीक एरियाज़ हैं, ठीक है? हर स्टूडेंट के कुछ वीक एरियाज़ हैं जिन पर वो फ़ोकस नहीं करता है, छोड़ देता है, बोरिंग लगते हैं उसे, ठीक है? आपको उन पर भी फ़ोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट आपको की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप डेली आप जो मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड मिथ की। इस एग्ज़ाम को लेकर क्या फैक्ट्स हैं, क्या फैक्ट ये है कि ये ग्रोइंग करियर अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, इसमें करियर अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? स्टार्टिंग सैलरी भी ठीक-ठाक है। स्कोप फॉर हायर स्टडीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा है, आप हायर स्टडीज़ की भी तरफ जा सकते हो, ठीक है? और एसेंशियल हेल्थ केयर रोल्स, इसके जो रोल हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटीज़, इसमें आप खुद की भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको गवर्नमेंट देती है, इस कोर्स के बाद। ठीक है? अब बात करते हैं मिथ्स की। इसके बारे में कुछ कोर्स के बारे में गलतफ़हमियाँ है डी फार्मा कोर्स के बारे में, वो आपको जानना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि लिमिटेड टू रिटेल फार्मेसी, नो ऐसा नहीं है कि आप केवल रिटेल फार्मेसी तक ही लिमिटेड रह जाओ, आप उससे भी ऊपर की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपके टैलेंट आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने चीज़ों को और आगे तक ले जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को भी, अपने बिज़नेस को भी, अपने आइडियाज़ को भी, ठीक है? कुछ लोगों को लगता है कि ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, अरे यार ये तो डी फार्मा है, एवरेज वाले करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे टॉपर लोग हैं, उनके लिए भी है जो एक अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जॉब ऑप्शंस लिमिटेड हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। फार्मेसी का सेक्टर हमेशा जॉब से भरा होता है। उसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि लोअर स्टेट्स देन बी फार्मा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ निकलती हैं जिसमें डी फार्मा को स्पेशली हाइलाइट करके वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला जाता है। तो इसका स्टेटस कभी भी बी फार्मा से रिलेटेड नीचे रहा ही नहीं। ओके? इसकी कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स क्या-क्या हैं इस प्रोफ़ेशन के लिए? तो सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स की बात करें, तो आपके पास बेसिक साइंस नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस हैं उनके लिए। कंप्यूटर की लिटरेसी आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है और लैबोरेटरी स्किल्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए कि लैबोरेटरी में वर्क कैसे करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है? आप छोटी से छोटी डिटेल्स को भी अटेंशन आपको देनी होगी क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं। कोई भी कम्युनिकेशन आपको या फिर फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको या फिर उस पेशेंट को मुसीबत में डाल सकती है। और इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस की स्किल जो होती है, कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं वो आपको आना चाहिए और टीम वर्क, ठीक है? डी फार्मा करने के बाद अक्सर आपको टीम में काम करना होगा तो टीम वर्क भी आपको आना चाहिए। बात करते हैं करियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ की कि करियर ग्रोथ की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो हायर एजुकेशन की एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि इस डी फार्मा करने के बाद आपको बी फार्मा में लैटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है? और उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो हेल्थ केयर सेक्टर में जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि प्रॉमिसिंग करियर होता है, ठीक है? इसके अलावा ये एक स्पेशलाइज़्ड सर्टिफ़िकेशन के कोर्सेज़ भी आप कर सकते हो, अपने हायर स्टडीज़ के तौर पे। प्रोफ़ेशनल ग्रोथ की बात करें, तो आप सीनियर फार्मासिस्ट बन जाते हो 3 से 5 साल के अंदर, डिपार्टमेंटल मैनेजर बन जाते हो 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद और रीजनल मैनेजर बन जाते हो 8 से 10 साल के बाद, ठीक है? अपना ओन बिज़नेस भी आप सेटअप करते सकते हो, उसके बाद या फिर ड्यूरिंग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? सैलरी ग्रोथ की बात करें, जो 3 से 5 साल की सैलरी वाले पर्सन होते हैं, उनको 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। जो 5 टू 7 इयर्स वाले हैं, वो 40 टू 60,000 पर मंथ की सैलरी वो उनको मिलती है और जो 8 प्लस इयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुँच जाती है या इसके भी ऊपर जा सकती है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके? तो एज़ अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि हमारा जो ये डी फार्मा का कोर्स है, ओके, ये क्या है, एक ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक कोर्स है और ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देता है, कई सारे बच्चों को ये एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि इसमें भी डाउनफॉल्स कभी नहीं आते हैं, ठीक है? ये एक मल्टीपल ग्रोथ पाथ है, इसके बाद आपको कई डायरेक्शंस मिल जाते हैं अपना करियर और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? इट्स अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डी फार्मा कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी, मतलब ये एक तरह से समझिए कि एक प्रॉमिसिंग करियर है जिसमें कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली बैठ सकते हैं या फिर जॉबलेस रह सकते हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर ज़रा-सा भी एक्सपीरियंस, ज़रा-सा भी स्किल है तो। और एक चीज़ और है कि एसेंशियल हेल्थ केयर सेक्टर रोल,
हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा है जो कभी भी डाउनफॉल इसमें नहीं होता है, और उसमें आप रोल प्ले करते हो, तो ये काफ़ी एक इसेंशियल रोल हो जाता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।